भारत विभिन्न धर्मों, परंपराओं, संस्कृतियों, रीति रिवाजों को मानने वाला देश रहा है, क्योंकि यहाँ पर कई धर्मों के लोग, कई रीति रिवाजों को मानने वाले लोग रहते हैं। ऐसे में इन सभी धर्मों, इन सभी रीति रिवाजों, इन प्रथाओं को फॉलो करने के लिए अलग अलग रूल्स, रेगुलेशंस और अलग अलग कानून बनाए गए हैं। लेकिन इन कानूनों को एक ही कानून में मर्ज करने को लेकर मुद्दा लगातार सुर्खियों में बना रहता है। सभी नागरिकों के लिए एक ही संहिता के निर्माण को लेकर लगातार यह मामला सुर्खियों में बना ही रहता है। दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला और आज हम चर्चा करने वाले हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, यानी समान नागरिक संहिता को लेकर। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा विषय है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने में क्या हैं चुनौतियां। दरअसल अभी हाल ही में 22वें लॉ कमीशन ने एक बात कही है, जिसमें यह बात निकलकर सामने आई है कि अब हमें फिर से आम समुदाय, आम जनता और कुछ धार्मिक संगठनों से, जिन्हें इससे फर्क पड़ता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के बाद क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, उनके साथ विचार विमर्श करना चाहिए। इसलिए 22वीं लॉ कमीशन ने इनके साथ विचार विमर्श करने, इनकी मान्यताओं को जानने, इनके विचारों को जानने की बात कही है। इस वजह से फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बार सुर्खियों में आ गया है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हम किन खास बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। खास बिंदुओं पर चर्चा करने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। महत्वपूर्ण सूचना क्या है कि अब करोल बाग भी हिंदी माध्यम के लिए एक नया स्पॉट बनने वाला है। यानी दृष्टि आईएएस की हिंदी की क्लासेस या हिंदी के बैच अब मुखर्जी नगर के साथ साथ करोल बाग में भी संचालित किए जाएंगे, जिसमें पहला बैच 23 जुलाई से संचालित किया जाएगा, जिसकी ओरिएंटेशन की क्लास विकास सर द्वारा ली जाएगी। कितने बजे? दोपहर 1 बजे। ध्यान रखिएगा। लेकिन इस बैच का टाइम क्या है? इस बैच की टाइमिंग होगी सुबह 8 बजे। यानी महत्वपूर्ण बात क्या है यहां पर? महत्वपूर्ण बात यह है कि अब हिंदी के फाउंडेशन कोर्स और हिंदी मीडियम के बैच भी करोल बाग में भी संचालित किए जाएंगे, क्योंकि अभी तक करोल बाग में केवल इंग्लिश मीडियम की क्लासेस चलती थी और मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम की क्लासेस। अब हिंदी मीडियम की क्लासेस मुखर्जी नगर के साथ साथ संचालित की जाएंगी। कहां पर? करोल बाग में। और पहला बैच जिसका एडमिशन प्रारंभ हो चुका है, ध्यान रखिएगा, उसके पहले बैच का ओरिएंटेशन क्लास कब होगा? 23 जुलाई को दोपहर 1 बजे से, जो कि विकास सर द्वारा लिया जाएगा। और फिर इस बैच की टाइमिंग की बात करें तो ये कब से होगी? 8 बजे से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ और देखते हैं हमारे आज के विषय को या हमारी खबर को। खबर क्या है? खबर है लॉ कमीशंस रिपोर्ट ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड अनडिजायरेबल एंड अननेसेसरी। यानी जो लॉ कमीशन है उसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कुछ बातें कही हैं, इस वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड चर्चा में है। सबसे पहले देखते हैं कि यह सुर्खियों में क्यों आ गया है। इसके बाद जानेंगे कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता है क्या। इसके बाद समझेंगे कि भारत में समान नागरिक संहिता कहां कहां लागू होती है। फिर इसके बाद जानेंगे कि भारत में ओवरऑल समान नागरिक संहिता को लागू करने के पीछे क्या तर्क बताए जा रहे हैं, यानी इसके पक्ष में क्या तर्क है, फिर इसके विपक्ष में क्या तर्क है, इसके बारे में भी जानेंगे। फिर आज के सेशन पर आधारित एक प्रश्न होगा, उस प्रश्न का जवाब आपको कहां देना है? कमेंट सेक्शन में देना है। मेंस के लेवल पर है तो आपको पॉइंट टू पॉइंट आप इसके जवाब दे सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं यह खबर सुर्खियों में क्यों आ गई है। तो अभी हमने चर्चा भी की थी कि अभी लॉ कमीशन ने अपनी एक चर्चा के बारे में बात कही है। उन्होंने कहा है कि अब समान नागरिक संहिता को लेकर क्या करना चाहिए? जनता और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों से विचार मांगने चाहिए और उसके बाद फिर निर्णय लिया जाना चाहिए कि पूरे भारत में समान नागरिक संहिता को लागू किया जाए या ना किया जाए। इस वजह से यह पूरा विषय मुद्दा या सुर्खियों में बना हुआ है। अब बात करें कि यह पूरा टॉपिक सामान्य अध्ययन या जीएस पेपर के किस प्रश्न पत्र से संबंधित है, तो यह प्रश्न पत्र 2 यानी जीएस के प्रश्न पत्र 2 से संबंधित है और यह राज्य व्यवस्था खंड से संबंधित है। टॉपिक की बात करें तो आप इसे संविधान के अंतर्गत भी ले सकते हैं, शासन प्रणाली के अंतर्गत भी इसे शामिल किया जा सकता है। आइए देखते हैं कि आखिर समान नागरिक संहिता है क्या। यदि हम बात करें समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, तो इसके बारे में चर्चा की गई है कहां? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में।
क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। भारत के पूरे क्षेत्र में जब इसके विचार के बारे में कल्पना की गई थी तो उस समय सोचा गया था कि आसानी से जब भारत में समरूपता आ जाएगी, एकरूपता आ जाएगी और सभी धर्म आपस में रह पाएंगे, तो एक ऐसा यहाँ पर नागरिक संहिता बनाने की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए इसकी बात कही गई थी किसमें? पीएसपी में, या कहे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके अंतर्गत इसे शामिल कर दिया गया था। आखिर समान नागरिक संहिता है क्या? समान नागरिक संहिता की बात करें तो यह एक प्रकार का प्रस्ताविक विधिक ढांचा है। विधिक ढांचा यानी कानूनी ढांचा है, और इस ढांचे के अंतर्गत सभी नियमों कानूनों को शामिल कर एक समान एक कानून को लागू करने की बात कही गई थी। यानी एक ऐसा कानून जो पूरे देश के लिए समान हो, पूरे देश में एक ही कानून लागू किया जा सके, चाहे भले ही उसमें अलग अलग धर्म जाति समुदाय के लोग निवास करते हैं। यानी सभी धार्मिक समुदायों के लिए कानूनों में एक रूपता प्रदान करने के प्रावधान के संदर्भ में ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की बात कही गई थी, और इसे ही कहा जाता है क्या? समान नागरिक संहिता। जिसमें कौन कौन से प्रावधान शामिल हैं? जिसमें प्रावधान शामिल हो सकते हैं विवाह से संबंधित, तलाक से संबंधित, विरासत से संबंधित या गोद लेने से संबंधित। तो इन सभी से संबंधित एक प्रकार का एक कानूनी दस्तावेज ही कहलाता है क्या? समान नागरिक संहिता, जो कि पूरे देश में समान रूप से लागू हो सकता है। आइए देखते हैं हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के बारे में ही। दरअसल भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से एक ही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी भारतीय संविधान के भाग 4 की बात कर रहे हैं हम। और भाग 4 में भी कितने आर्टिकल हैं? आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक ये सभी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों या सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं। और ये किस में शामिल है? भाग याद रखिएगा, भाग 4। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है संविधान की प्रस्तावना में निहित धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की अवधारणा को मजबूत करना। इस वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की बात लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। आइए देख लेते हैं कि भारत में अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या चीजें मौजूद हैं। यदि भारत में समान नागरिक संहिता की बात करें तो भारत में अधिकांश कानूनों में इसे लागू किया जा रहा है, यानी पहले से ही यह लागू है। वे कानून कौन कौन से हैं? वे कानून है सिविल मामलों में एक समान नागरिक संहिता का पालन किया जा रहा है, जैसे भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, नागरिक प्रक्रिया संहिता, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882, भागीदारी अधिनियम 1932 और साक्ष्य अधिनियम 1872 आदि। ऐसे कुछ सिविल मामले हैं जिनमें अभी क्या शामिल है? समान नागरिक संहिता लागू की जा रही है। अब यदि बात करें कि भारत में इसे यानी समान नागरिक संहिता को कहां लागू नहीं किया जा रहा है, तो अभी भारत में धर्मनिरपेक्षता संबंधी कानूनों में इसे लागू नहीं किया जा रहा है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता संबंधी कानूनों में अभी भी भारत में विविधता मौजूद है। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी अभी भी मौजूद है। आइए जानते हैं कि आखिर सिविल कोड को या समान नागरिक संहिता को लागू करने के पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं। सबसे पहला तर्क दिया जाता है लैंगिक समानता की ओर एक कदम। यानी हम जानते हैं क्योंकि विभिन्न धर्म समुदाय के लोग हैं तो उनके अपने अपने नियम हैं, इनके अपनी अपनी पॉलिसीज हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा भेदभाव का शिकार जो हो रही हैं वे महिलाएं हो रही हैं। तो महिलाओं को एक समान एक प्लेटफॉर्म में लाने के लिए, इनकी अपनी आजादी को सुनिश्चित करने के लिए, इनके अपने अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए क्या कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाए, ताकि लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जा सके। लगातार जो भेदभाव हो रहे हैं महिलाओं को लेकर, चाहे किसी भी वर्ग में हो, उन भेदभाव को समाप्त किया जा सके, ताकि लैंगिक समानता की ओर एक बेहतर कदम बढ़ाया जा सके। दूसरा पक्ष है या दूसरा तर्क क्या है? दूसरा तर्क है कानूनों की सरलता और स्पष्टता। यानी जब आप सभी कानून, चूंकि अलग अलग कानून है, अलग अलग धर्म, अलग अलग रीति रिवाजों, अलग अलग प्रथाओं को मानने वाले अलग अलग कानूनों को समाप्त करके जब एक कानून बना दिया जाएगा तो यह कानून अधिक स्पष्ट होगा, अधिक सरल होगा, आम जनता को भी समझने में इसमें आसानी होगी। इस वजह से कहा जा रहा है कि कानूनों की सरलता और स्पष्टता सुनिश्चित होगी, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाए। यानी व्यक्तिगत कानूनों के मौजूदा ढुलमुल तंत्र को
इनके नियमों के एक समूह से प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा और विधिक प्रणाली को अधिक सरल बना दिया जाएगा, और जिससे कानून अधिक सुलभ हो जाएंगे हर वर्ग हर व्यक्ति के लिए। इसलिए भी इसे लाने के पक्ष में कुछ तर्क दिए जा रहे हैं। अगला तर्क है एकरूपता और निरंतरता। एकरूपता और निरंतरता किस संदर्भ में है? इससे कानूनों के अनुप्रयोग में भेदभाव या असंगति की जोखिम को कम किया जा सकेगा और कई कानूनों को समाप्त कर एक ही कानून को लाया जाएगा। उसमें सभी कानूनों में फिर एकरूपता आ जाएगी और धर्म या व्यक्तिगत कानूनों के आधार पर भेदभाव को समाप्त किया जा सकेगा, कम से कम किया जा सकेगा। इसके अलावा कानूनों के तहत सभी को समान अधिकार एवं सुरक्षा प्रदान की जा सकेगी। इसलिए भी इसे लाने का प्रावधान या इसके पक्ष में तर्क दिए जा रहे हैं। अगला तर्क है आधुनिकीकरण और सुधार, यानी भारतीय विधि प्रणाली के आधुनिकीकरण और इसमें सुधार की अनुमति देगा जब हम क्या लेकर आएंगे? यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इसमें जो पुराना जो ढुलमुल रवैया है वह बदलेगा। जो पुराने लॉज हैं, नई नई प्रकृति के अनुसार, नए नए एनवायरमेंट, नए नए वातावरण के अनुसार, क्योंकि परिस्थितियां बदल रही हैं तो लॉज में भी चेंजेस होने चाहिए। अब पिछले कई वर्षों से जो चीजें चली आ रही हैं उनमें बदलाव लाने की जरूरत है। पुराने कानून नियम अब पुराने हो चुके हैं, उनमें बदलाव लाने की जरूरत है, उनमें आधुनिकीकरण लाने की जरूरत है, उनमें सुधार की जरूरत है। इसलिए भी इसके पीछे एक सकारात्मक तर्क यह दिया जाता है। समकालीन मूल्यों एवं सिद्धांतों के साथ कानूनों को अद्यतन यानी नए और सामंजस्य स्थापित करने के लिए ऐसे कानून बनाने की बात कही जा रही है। इसके अलावा अगला तर्क दिया जा रहा है युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति। चूंकि विश्व में तकनीक बढ़ रही है और तकनीकी के बढ़ने से वैश्वीकरण बढ़ रहा है, युवाओं का रुझान बढ़ रहा है, उनकी आकांक्षाएं बढ़ रही हैं, क्योंकि वो वैश्विक पटल पर नए नए कानून, नए नए मानवता के आविष्कार भी देख रहे हैं। ऐसे में जरूरी क्या है कि जब मानवता की आकांक्षाएं बढ़ रही हैं तो ऐसे कानून को लाया जाना चाहिए जो वैश्विक पटल पर या कहें विश्व में समकक्ष कानूनों के समान हो। तो ऐसे में क्या कहा जा रहा है कि युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया जाए, ताकि वो नए जो नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, नए नए कानून बन रहे हैं, दूसरे देशों में जो पॉलिसीज लाई जा रही हैं वे भारत की तुलना में काफी नई है, काफी अद्यतन है, तो उन्हें नई करने की जरूरत भी बताई जा रही है। सामाजिक समरसता, यानी विभिन्न धार्मिक और सामुदायिक समूहों के बीच तनाव और संघर्ष को कम करने के लिए भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की बात कही जा रही है। अब आइए जान लेते हैं इसके विपक्ष में तर्क क्या कहे जाते हैं, यानी क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड को नहीं लाया जाना चाहिए। जिसमें पहला तर्क है धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता। हम सभी जानते हैं कि भारत धर्मों, संस्कृतियों, परंपराओं की समृद्ध विरासत वाला देश रहा है, एक विविधतापूर्ण वाला देश रहा है। अलग अलग धर्म, जाति, समुदाय के लोग निवास करते हैं, कि अपनी मान्यताएं, अपनी प्रथाएं सब अलग अलग हैं। ऐसे में जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आएंगे तो ये इनकी विविधता के लिए एक खतरा पैदा कर सकते हैं और एक खतरा हो सकते हैं, जिससे धार्मिक या सांस्कृतिक समुदाय विशेष के लिए विशिष्ट व्यक्तिगत कानूनों को समाप्त कर दिया जाएगा। और फिर एक खतरा जब पैदा होगा तो लोगों में क्या होगा? तो गुस्सा उभरेगा। तो ऐसे में लोग क्या कह रहे हैं, यानी कुछ संस्थाएं हैं, कुछ धार्मिक संस्थाएं हैं, कुछ लोगों का भी यह मानना है कि धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता के लिए खतरा हो सकता है। अगला तर्क दिया जा रहा है धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के विरुद्ध है। यानी हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धर्म की स्वतंत्रता मौजूद है, जहां हर प्रथा, हर अपने धर्मों को मानने की बात कही गई है कि हर व्यक्ति अपनी प्रथा, उपवास, धर्म इन सभी को मानने के लिए स्वतंत्र है। तो जब एक प्रकार का कानून ला दिया जाएगा तो वह सभी प्रकार के सभी धर्मों के लिए ऊपर लागू होगा, सभी धर्मों के लोगों के ऊपर लागू होगा, लेकिन उनकी विश्वास, उनकी अपनी परंपराएं, उनकी अपनी मान्यताएं, उनकी अपनी प्रथाएं सब भिन्न है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये उन पर वर्डन भी हो सकता है। कुछ लोगों को वो रूल्स भी फॉलो करने पड़ेंगे जो वे नहीं मानना चाहते या नहीं फॉलो करना चाहते। तो इसलिए इसे क्या कहा जा रहा है कि धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के विरुद्ध भी माना जा रहा है। अगला है आम सहमति का अभाव। बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत सारे वर्ग हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग इसका विरोध करें। ऐसे में आम सहमति की भी बात कही जा रही है कि आम सहमति का अभाव इसमें देखा जा रहा है। विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक समुदायों के बीच आम सहमति का अभाव है। लगातार इसे लेकर सभी समुदायों की सहमति एवं समर्थन की आवश्यकता होगी इसे लागू करने के लिए। इसलिए इसके विपक्ष के रूप में भी यह तर्क दिया जाता है कि ऐसी समस्याएं सामने आ सकती हैं, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू नहीं करना चाहिए।
हमने बात कर ली आखिर यह क्या है, इसके पक्ष में तर्क क्या है, इसके विपक्ष में तर्क क्या है, आप इसे लेकर क्या समझते हैं, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आइए देखते हैं हमारे प्रश्न को कि आखिर हमारा इससे रिलेटेड प्रश्न क्या है। प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है, उन संभावित कारकों पर चर्चा करें जो भारत को अपने नागरिकों के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार एक समान नागरिक संहिता लागू करने से रोकते हैं। यह प्रश्न वर्ष 2015 का है। इस पर आप सटीक व्याख्या करिएगा। यह प्रश्न 150 शब्दों में लिखकर बताइए। कमेंट सेक्शन में यदि आपको जवाब देना है तो आप इसे पॉइंट टू पॉइंट भी जवाब इसका दे सकते हैं। इसके बाद फिर से एक और महत्वपूर्ण बात यही है जिसके बारे में हमने सेशन की शुरुआत में भी चर्चा की थी कि दृष्टि IAS अब मुखर्जी नगर के साथ साथ कहां जा रहा है, करोल बाग में भी अपनी हिंदी माध्यम की क्लासेस संचालित करने जा रहा है। ये बैच या इसके एडमिशन की बात करें तो यह 23 जुलाई से इसका एडमिशन प्रारंभ हो जाएगा। पहला ओरिएंटेशन क्लास विकास सर द्वारा लिया जाएगा दोपहर 1 बजे 23 जुलाई को, और इस बैच की टाइमिंग क्या है, सुबह 8 बजे। ध्यान रखिएगा। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।